बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात। नाज़रीन कराम, आजकल हम देखते हैं कि सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर और एक तरफ से जो गवर्नमेंट है वो भी सियासी स्टेप्स उठाती हुई नज़र आ रही है और अपोजिशन भी एक्टिव नज़र आ रही है। अगर लोकल सियासत की बात की जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए, PMLN ने शानदार कामयाबी हासिल की दोनों बोर्ड्स के अंदर, कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि टेक्सला कंटोनमेंट बोर्ड में सैफ अली शाह साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और उसके ऊपर उनको नाअहल भी करार दे दिया गया जब उनके ओपोनेंट ये केस इलेक्शन कमीशन में लेकर गए। तो उसके ऊपर पूरे इलाके में चीखें गोइयाँ हो रही थी कि क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, क्या पार्टी सपोर्ट करेगी सैफ अली शाह साहब को। तो उस पर जो है वो फ़ैसला भी आ चुका है और हाई कोर्ट से सैफ अली शाह साहब को दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मेरे गुफ्तगू रहेंगे बैरिस्टर अकील मलिक। आप जानते हैं इनको, इस इलाके की नामी और ग्रामी शख्सियत हैं और साबिक जो उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे इस सारे केस के मतलब कि कैसे ये इन्होंने दोबारा पुटअप की दरख्वास्त और क्या फ़ैसला हुआ, डिटेल्स जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए अकील भाई, वेलकम। शुक्रिया कमल भाई, आपने अपने प्रोग्राम पे आज मदू किया। दो चीज़ें जो थी इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक, आपने जिस तरह बात की नाअहली की, और नाअहली की जो बेसिस थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो दो दरख्वास्तें जो थीं वो रिक्वेस्ट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन थी। और वो दोनों दरख्वास्तें जो थीं वार्ड नंबर 4 के ही एक तो साबका उम्मीदवार और रनर अप कैंडिडेट जो थे रज़ा हुसैन शाह साहब और एक और गालबन वोटर थे, उन्होंने इस पर की। तो उस पर जब सारी सिचुएशन बनी तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो दरख्वास्तें दायर की गई और साथ साथ इलेक्शन पिटिशन दायर की गई, उसकी वजह थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट यूँ करूँगा कि PMLN की जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी वो तो एक सेपरेट इशू है जी। उसके साथ साथ जो उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन की वजह बनी वो उनकी एक कन्विक्शन थी। और वो कन्विक्शन जो हुई वो गालबन 2015 में जो है उनका कोई एक केस था जिस केस की के जो है अपील हुई और उस अपील में वो बरी हो गए। लेकिन एक कनेक्टेड केस भी उसके साथ था और उस कनेक्टेड केस में उनकी अपील जो दायर हुई उसके ऊपर मेरिट पे फैसला नहीं हुआ। तो ये हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच गए एक नज़रसानी की दरख्वास्त लेके कि ये उस टाइम जब हमने नॉमिनेशन पेपर सैफ अली शाह ने जब जमा कराए तो उस टाइम जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था, उस पर बाज़ाब्ता तौर पे ये बताया गया कि इनका जो एक क्रिमिनल केस था उस पर इनको बरी किया गया। लेकिन उसके साथ जो मुल्हिका केस था, जो कनेक्टेड केस था, उसका जिक्र नहीं था। लेकिन वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में भी जिक्र नहीं था। तो कन्विक्शन तो किसी टाइम पे स्टैंड ही नहीं करती थी। ना इनकी नॉमिनेशन की स्टेज पे नॉमिनेशन पेपर्स चैलेंज हुए, ना किसी वार्ड नंबर 4 के वोटर ने, ना किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस जो प्री इलेक्शन प्रोसेस है उसमें उनकी नॉमिनेशन को चैलेंज नहीं किया गया। जब वो वैलिडली नॉमिनेट हुए तो फिर हमने देखा कि 2 वोटों से उनको बरतरी हासिल हुई। और जब 2 वोटों से बरतरी हासिल हुई और उसको फिर रीकाउंटिंग के लिए एक दरख्वास्त दी गई। जब एक रीकाउंटिंग की दरख्वास्त जो कि साबका वाइस प्रेसिडेंट टेक्सला कंटोनमेंट बोर्ड जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे रज़ा हुसैन शाह साहब, तो उन्होंने जब 2 वोटों का फ़र्क देखा तो उन्होंने कहा कि ये रीकाउंटिंग इसमें होनी चाहिए, जो कि उनका हक था। उन्होंने रीकाउंट करवाया। जब रीकाउंट हुआ तो 2 के बजाय 7 वोटों से बरतरी हासिल सैफ अली शाह को हो गई। अब उसके बाद जो है जो सियासी तकाज़े हैं, मैं तो समझता हूँ कि फ़ैसला कबूल कर लेना चाहिए तमाम उम्मीदवारों को। लेकिन उन्होंने एक जो पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके एक रिक्वेस्ट फॉर डिसक्वालिफिकेशन जो कि एक इस्तदा की कि इनको डिसक्वालीफाई किया जाए क्योंकि इनकी कन्विक्शन है और ये कन्विक्टेड थे और ये जो फैक्ट था ये हकीकत इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में वाज़े नहीं की।
और उसके साथ साथ वो प्रोसीडिंग्स चली, तो फिर एक और वोटर जो हैं गालिबन तजम्मुल शाह साहब, तो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत आईन पाकिस्तान के तहत वो दी। उन दोनों एप्लीकेशंस, क्योंकि उनका सब्जेक्ट मैटर एक ही था, उन दोनों की सुनवाई इकट्ठे हुई, और जब उनकी सुनवाई इकट्ठी हुई तो हम मुख्तलिफ जो तारीखें थी उसमें पेश हुए, जिसमें मैं ख़ुद लीगल टीम को हेड कर रहा था और मैं ख़ुद पेश भी हो रहा था उस पूरे प्रोसेस में। तो इस पूरे मीन टाइम जो सारा एक प्रोसेस था, जब ये बात सामने आई कि उनकी जो वो अपील थी तो वो डिसाइड नहीं हुई मेरिट्स पे, तो लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर रावलपिंडी बेंच का एक डिसीजन आ गया कि इसको आप मेरिट्स पे डिसाइड करें। तो वो कन्विक्शन स्टैंड नहीं की, क्योंकि वो अपील जो है मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुई, उसको वापस जो है यहाँ पे एपिलेट कोर्ट टेक्सला में जो हमारा कचहरी है उस पर वापस भिजवा दिया गया उसको। अब उसकी सिचुएशन ये थी कि वो कन्विक्शन स्टैंड नहीं कर रही, क्योंकि अपील अभी भी तमाम कानूनी तकाज़ों के तहत वो अपील पेंडिंग है। सही। इन द मीन टाइम 15 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है, और इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला देती है कि उस टाइम जब इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराया तो ये कन्विक्टेड थे। उस फैसले को हमने जो है रिट पिटिशन में लेके गए, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में ये केस की सुनवाई हुई, और आज ये जो फ़ैसला आया ये दोबारा सैफ अली शाह को रीइंस्टेट किया गया। उसकी जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, और इनको अपना जो एज ए इलेक्टेड मेंबर होने के नाते, वार्ड नंबर 4 से अवामी नुमाइंदा होने के नाते, उनको दोबारा रीइंस्टेट करते हुए उनको कहा गया कि आप अपना कंटोनमेंट बोर्ड में जो अपनी आपकी ज़िम्मेदारी है उसको आप जारी और सारी रखें। इतनी अच्छी जीत, सैफ अली शाह साहब ने उस शख्सियत को हराया कि जो साबिका यहाँ पे वो सर्व भी कर चुके हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा वोट बैंक, PTI का वोट बैंक, बुरी तरीके से उनको शिकस्त दी। क्या अचानक हुआ कि सैफ अली शाह साहब अपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, और फिर उनके इख्तलाफात भी आए, फिर हमने देखा कि उनको सियासी सेटअप से कुछ टाइम के लिए निकाल भी दिया। क्या ऐसे मामलात हुए थे? इसके पीछे क्या राज है, वो हम जानना चाहते हैं। ये कमर भाई राज नहीं है, मैं ये आम आवाम में भी ये सारी जो न्यूज़ थी या जो जितनी भी इसकी डिटेल्स थी वो आवाम में भी पाई जाती हैं। बेसिकली इसमें जो सिचुएशन हुई वो एक बेहतर जो एक फ़ैसला था वो हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने और मैंने वो उसको एक शक्ल दी, और हमारा जो डिसीजन था उससे शायद वो थोड़ा सा नाला था, लेकिन उसने जब ये बात आई वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की, तो हमारा जो डिसीजन था उस पर उसने तस्लीम तो कर लिया, पर उसने, इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला होता है, और ख़ता का पुतला होने की वजह से इंसान से बेशतर गलतियाँ भी होती हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि उसने फिर माजरत भी की और सारे मामलात को वो बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को, क्योंकि यंग है, मैं ख़ुद भी यंग हूँ, तो यंग जितने नौजवान सियासतदान हैं उनका थोड़ा खून जो है वो ज़्यादा जोशीला भी होता है, तो जोश में आके अगर कोई गलत फ़ैसला कर दे वक्ती तौर पे, तो उसके उस फैसले को देखते हुए उसकी सारी जो सियासी कैरियर है, क्योंकि इस यंग स्टेज पे और एक इतनी कम उम्री में जी इतना बड़ा मार्का मारना और इतने बड़े एक सियासी पहाड़ को गिराना, तो वो किसी मुश्किल काम से कम नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक छोटी गलती ज़रूर थी जिस पे उसने जो है जिस पे वो बड़ा माज़रत ख़्वाह भी हुआ, और ये तो अल्लाह ताला भी जो है रहमान रहीम है, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं, तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है अपने बंदों को माफ़ कर सकती है, तो हम एज़ ए इंसान तो
हमें तो कोई इसमें शक ही नहीं होना चाहिए, कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे इंसान को और हकूक़ लिबाद को मद्देनज़र रखते हुए इंसान की माफ़ी तलाफ़ी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसको एक्सेप्ट किया और खुले दिल से किया। अच्छा अकील भाई, ये भी सियासी जमगोइयाँ हो रही थी जब उन्होंने ये स्टेप उठाया अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, तो लोग ये कहते हैं कि ये पीटीआई की जीत है, उन्होंने अपना कार्ड खेल दिया है और ये उनके अब इशारों पे काम कर रहा है सैफ अली शाह। और जब ये अभी नायली इनकी तरफ हुई और फिर ये भी कहा जा रहा था कि इनको पीएमएलएन बैक नहीं करेगी और इनकी सियासी कैरियर पे सवालिया निशान भी लग चुका था। क्या आपने ओवरऑल सारी सिचुएशन को देखते हुए ये फ़ैसला लिया कि इनको आपने बैक किया और गैर महसूस तरीके से आपने बैक किया, और बड़ी एक सरप्राइजिंग सिचुएशन थी आवाम के लिए जो आज ये फ़ैसला हमने सुना अचानक, तो इसके पीछे क्या आपकी सोच थी? कमर साहब, मैं एक अगर आपका एक सियासी वर्कर है, आपकी पार्टी के साथ उसकी लॉयल्टीज़ हैं, आपके ग्रुप के साथ उसकी लॉयल्टीज़ हैं, लोकल क़यादत के साथ उसकी लॉयल्टीज़ हैं, तो अगर इंसान, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इंसान ख़ता का पुतला है और उससे ख़ता हो गई, तो अगर माफ़ी मांग ली जाए और माफ़ी तलाफ़ी हो भी गई तो फिर खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जहाँ तक सियासी आपने कहा कि ये फ़ैसला, तो सियासत एक बड़ी लॉन्ग गेम है। ये वक्ती तौर पे अगर इंसान समझे कि मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट की, जो कि करती भी हैं चीज़ें, लेकिन सियासत में आपको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। और कई दफ़ा क्योंकि सियासत नाम ही गिव एंड टेक है, तो सियासी मामलात को सियासी नज़र से देखना और उनके ऊपर सियासी तरीके से फ़ैसला करना जो है, एक ये सबसे बड़ी जीत ये है और सबसे बड़ी हिकमत अमली ये है। जहाँ तक आपने बात की कि ये कोई पीटीआई की गेम थी, मैं नहीं समझता पीटीआई की गेम थी। ना पीटीआई, अगर पीटीआई की गेम होती तो पीटीआई विन कर जाती। वाइस प्रेसिडेंट तो फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही आया, तो ऐसी मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ चैम गोइयाँ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पीटीआई की कोई गेम थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सीट्स टेक्सला कंटोनमेंट से और 8 सीटें जो हैं वाह कंटोनमेंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती, और दोनों कंटोनमेंट्स में जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो पीएमएलएन के हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो फ़ैसला हुआ था कि इधर कुछ टाइम जो है वो पीटीआई के तरफ से नुमाइंदगी होगी और कुछ टाइम पीएमएलएन की तरफ से, तो वो फ़ैसला रिस्टोर हो जाएगा अब इनकी वोट दोबारा शामिल होने से? नहीं, उस फैसले पे तो मैं कोई आपको कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो फ़ैसला मैं उस टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। लेकिन मेरे माइंड में वो फ़ैसला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, या कोई ऐसी जो बातचीत की गई हो इस सारे मामले पे, तो इंशाल्लाह वक्त आने पे वो एक बेहतर जो है हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सैफ अली शाह साहब की जानिब से बताइएगा कि जंग है, गलती भी हुई, माफ़ी भी मांगी और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया दोबारा, अब वो कमिटेड रहेंगे आपके साथ, या फिर हम देखेंगे कि कोई इस तरह की एक्टिविटी जो पहले कर चुकी है पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, इस हवाले से उन्होंने कैसा आपके साथ जो है ना वादा किया, या क्या कमिटमेंट है? नहीं, कमिटमेंट शाह साहब इंसान की ज़बान होती है और मर्द की ज़बान होती है, और मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट ये अनसेट चीज़ें होती हैं, ये कहीं खिलाई नहीं जाती। जिस तरह मैंने कुछ कह के ला के, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब ने कुछ कह के ला के ये नहीं किया कि जो अदालती मुआवनत थी, जितना भी उसकी सपोर्ट थी, तो इवन ड्यूरिंग इलेक्शन, प्री इलेक्शन और उसके पोस्ट इलेक्शन, इन सारे मामलात को अगर देखा जाए, तीनों स्टेजेस को, तो मैंने और हाजी उमर फ़ारूक साहब ने जो सपोर्ट किया और जिसको हमने सारी जारी सारी रखा हुआ है जी, हमारी तरफ से, तो उसको कोई कदगन या उस पर कोई ऐसी बात अगर कहें कि कोई सपोर्ट में कोई ऐसी कमी आई हो या कोई ऐसी बात आई हो, तो मैं नहीं समझता। हमारी सपोर्ट है, हमारे पार्टी के ये वर्कर हैं, हम खुद बल्कि पार्टी के वर्कर हैं, और ये पार्टी के वर्कर्स पार्टी का असासा होते हैं, और पार्टी की जो पॉलिसी है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये एक चीज़ वाज़े भी कर दूं कि पार्टी का जो फ़ैसला है वो पार्टी का फ़ैसला है, वो तमाम वर्कर्स को मनोहन तस्लीम करना पड़ेगा। जो फ़ैसला लोकल क़यादत ने किया
और आपने देखा कि ये आपको मशावरत के साथ, बल्कि हम तो मशावरत के साथ करते हैं और ऑन बोर्ड लेके, ये रवाज भी जो है 2018 के इलेक्शन के बाद ही आया, उससे पहले ये रवाज नहीं था। तो अपने तमाम वर्कर्स के साथ जो पार्टी का असासा हैं, जो पार्टी के जो अहदेदारान हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके उनके साथ मशावरत करके, तो लोकल क़यादत जिसमें हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब हैं, मैं हूँ, दीगर बाकी दोस्त हैं, तो उन सब की एक मशावरत होने के बाद जो है फ़ैसला जो है मशावरत के साथ बताया जाता है कि जी ये पार्टी की पॉलिसी है और ये पार्टी का फ़ैसला है। अगर इस फैसले को किसी ज़ाती बुनियाद पे अगर कोई पार्टी का वर्कर या पार्टी का कोई मेंबर या ओहदेदार नहीं मानता तो फिर उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। इसी तरह सैफ अली शाह को भी नोटिस, पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया और सारी बात उन्होंने उस अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में भी वाज़ेह की। मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि हमने साबका अदवार में देखा, जो निसारी सब लीड कर रहे थे इस एरिया में, तब इस तरह की रवायात तो नहीं थी कि पार्टी के अंदर डिस्कशन हो, वो एक फ़ैसला करते थे और इम्प्लीमेंट हो जाता था। तब यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें भी नहीं आती थी। अब मुकामी क़यादत मिल चुकी है जो पार्टी को संभाल रही है, इतना बड़ा फ़ैसला, और फिर यहाँ पे पार्टी पॉलिसी को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? कंटोनमेंट बोर्ड्स दोनों जो है, टेक्सला कंटोनमेंट बोर्ड में भी यही सिचुएशन हमने देखी, और अभी रिसेंटली वाह कंटोनमेंट में भी आपके मेम्बरान में से एक मेंबर जो है वो इस पर एतराज़ात उठा रहे हैं फेसबुक के भी ऊपर। क्या उनको शोकस नोटिस भी दिया गया? क्या वो पार्टी के साथ राब्ते में है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया चला रहे हैं, तो क्या वो ऊपर क़यादत के साथ राब्ते में है या आपसे वो राब्ते में है और बात जो है वो किसी हद तक सेटल हो चुकी है? इस हवाले से क्या कहेंगे? शाह साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इस सवाल का कुछ जवाब तो मैं अपनी बात में दे चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूँ कि टेक्सला कंटोनमेंट में जब ये बात आई और पार्टी की जो पॉलिसी और पार्टी का जो फ़ैसला किया गया उसके ऊपर अगर किसी फ़र्द वाहिद ने एतराज़ उठाया और कहा कि ये मुझे फ़ैसला तस्लीम नहीं, तो वो उस फ़र्द वाहिद के ऊपर है, वो शख्स के ऊपर है। वो पार्टी के बाकी भी तो 2 मेंबरान थे, उन्होंने वो फ़ैसला तस्लीम किया और वो फ़ैसला माना। इसी तरह टेक्सला कंटोनमेंट में शो कॉज नोटिस इशू हुआ, जिसका जवाब शो कॉज नोटिस का वो जमा करवा चुके हैं सैफ अली शाह साहब। जहाँ तक दूसरी जो बात है, वाह कंटोनमेंट की बात आपने की, तो ये वाह कंटोनमेंट में भी 9 जो मेंबरान थे वो मान चुके थे सारी तमाम फ़ैसले को, और डिस्कशन जब हुई, मशावरत हुई, क्योंकि ये रिवाज पहले नहीं था जिस तरह आपने कहा। ये रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब, मैं, बाकी दीगर जो दोस्त हैं जो पार्टी के लोकल क़यादत है, ये हम लोगों ने ये रिवाज इसलिए दिया क्योंकि जमहूरियत का असल मकसद जमहूरी निज़ाम को असल हकीकी मानों में जो है वो अवाम में रख के अवाम का फ़ैसला, देखिए ना, अवाम का फ़ैसला अवाम अपने वोट के ज़रिए देती है। अब आगे जो ज़िम्मेदारी है वो लोकल क़यादत की आ जाती है। लोकल क़यादत आपस में मुशावरत करके फ़ैसला इम्पोज़ नहीं करती। ये बादशाह तो है नहीं कि हम जो है अपना कोई फ़ैसला करके उसको इम्पोज़ कर दें। हम तमाम दोस्तों को साथ मिलजुल के साथ, उनकी मशावरत के साथ, उनकी कंसेंसस के साथ हम चलते हैं। और जितने पार्टी के, जिस तरह मैंने कहा कि पार्टी के जितने भी और हमारे दोस्त हैं, हमारे अहदेदारान हैं जो पार्टी के साथ लगाव रखते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके और हम ये फ़ैसले एक मुशावरती कंसेंसस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जिस तरह अभी ये आपने वाकएंड की बात की, तो वाकएंड का जो मैं ना मानू का फ़ैसला या एक जो डिसीजन है वो एक फ़र्द वाहिद का हो सकता है। वो ना वो पार्टी पॉलिसी है, ना ही वो पार्टी की जो है, पार्टी का जो फ़ैसला था वो पार्टी ने अपना फ़ैसला मशावरत के साथ किया और तमाम दोस्तों को, तमाम मेंबरान को ऑन बोर्ड लेके किया, जिस पे तमाम दोस्तों ने, तमाम मेंबरान ने जो है हामी भरी और कहा कि ये फ़ैसला एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसमें से कोई एक फ़र्द वाहिद स्लिप हो जाता है और वो कहता है कि ये मेरी ज़ाती वजूहात की वजह से या मुझे पर्सनली ये फ़ैसला मैं नहीं मानूंगा, तो वो जो है उस शख्स के ऊपर है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे। इसी तरह शो कॉज नोटिस उधर भी इशू होगा, जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, पार्टी के आइन के मुताबिक हम वहाँ पे भी
शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं जिस तरह टेक्सला में किया, और उस शो कॉज नोटिस का जवाब, क्योंकि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कंटेस्ट किया जी, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जवाबदेह हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी लोकल जो हमारी क़यादत है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके देखते हुए इस हलके को NA63 PP19 PP20 को के डायनामिक्स को देखते हुए और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के आइन को देखते हुए शो कॉज नोटिस इशू होगा। उस शो कॉज नोटिस का जवाब आएगा तो फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स चलेंगी। कुछ बात की जाए सियासत की तो मलिक साहब ये बताइएगा कि साबका इलेक्शन में हमने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्जिन से आप लोग जीते, आगे बल्दियात आ रहा है, उसकी कैसी तैयारी है? जो बल्दियात की जहाँ तक बात है, आज ही मैं ख़बर देख रहा था कि 22 मार्च तक उन्होंने हल्का बंदियाँ तमाम जो हैं वो पूरी करनी है। उसमें जितनी भी जो प्रोसेस है पूरा डिलिमिटेशन का, उस पूरे प्रोसेस से गुजर के 22 मार्च को उसकी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इलेक्शन उसके बाद है। हमारी तैयारी तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2018 से जारी है, जब मैंने कंटेस्ट किया और उसके बाद से। तो बल्दियात की जो असल जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स है वो ही बेसिकली जो है, मैं समझता हूँ कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग आप रखें और इतना स्ट्रॉन्ग आप करें कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आपके मेन जनरल इलेक्शन में भी वो आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। जिस तरह आपने कंटोनमेंट्स के दोनों देखे, टेक्सला और वाका, इसी तरह इसके साथ साथ जो हमारी तंजीम साजी है इस पूरे हल्के NA63 की, PP19 PP20 की, ये तंजीम साजी यूनियन काउंसिल लेवल तक हम आज उसको पाए तक मील तक पहुंचा रहे हैं। हमारी तरफ से तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी या जितनी यूनियन काउंसिल्स में हम लोगों ने वो तंजीम साजी करनी थी वो हम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी जो है ऑफिशियल वो जो PMLN के प्लेटफॉर्म से वो हो जाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि तंजीम साजी के साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन, तो आपके वर्कर्स होंगे, आपकी पार्टी का असासा होंगे, आपकी जो है पार्टी के मेम्बरान होंगे, तो वही इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बल्दियात की तैयारी हमारी जारी और सारी है। तो बल्कि आपको थोड़ा सा मैं स्कूप इसमें भी दे दूं, दोस्त जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते थे वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं और हमारे साथ वो राब्ता कायम किए हुए हैं और वो इंटरेस्टेड हैं PMLN के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जब बल्दियात का एक जो पूरा जो डिलिमिटेशन होके आती है इस प्रोसीजर को, तो उसके बाद जिस तरह हल्का बंदियाँ होंगी इंशाल्लाह, जिस तरह कंटोनमेंट्स में बेहतरीन कैंडिडेट्स दिए, नौजवान कैंडिडेट्स दिए, इसी तरह बल्दियात में भी हम नौजवान कैंडिडेट्स देंगे और अच्छे कैंडिडेट्स देंगे और वो कैंडिडेट्स देंगे जो कि असल हकीकी मानों में आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों और आवाम की खिदमत कर सकें। मेरा एक सवाल ये भी था खान साहब के हवाले से कि उन्होंने PMLN के हवाले से एक बात की, और ये जो आप बात कर रहे हैं एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी मुस्लिम नून के लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? शाह साहब, ये तो मैं समझता हूँ बड़ी एक मज़े का खेज़ बात कर दी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि PTI के इन बुरे हालात में जिस तरह जो उनकी पार्टी पॉलिसी है, जो उनकी पार्टी की कारकर्दगी है और ये तमाम जो कह लें कबूतर आके इस पार्टी पे बैठे हुए हैं, अब इनकी उड़ान का वक्त आ चुका है। ये अब कोई और पार्टियां तलाश कर रहे हैं। ये जिस तरह चांद पे रहे, फिर उसके बाद साइकिल पे आए, फिर उससे पहले तीर पे थे, अब ये कुछ और निशान ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये ख़ुद इस पार्टी के साथ इतने लॉयल हों कि ये इस पार्टी में ख़ुद रहें 2023 के इलेक्शन में। तो जो हाल कंटोनमेंट की आवाम ने 2021 के कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से किया है, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आवाम जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं इससे भी बुरा हाल इनके साथ करेगी, क्योंकि इन्होंने जो इन्फ्लेशन आसमानों तक पहुंचा दी है, जो महंगाई और जो बेरोज़गारी आसमानों से बातें कर रही है। आप बाहर निकलें, आप टेक्सला चौक का विज़िट करें, आप गांव गली मोहल्ले आप जाएं, तो
बच्चे से लेके बूढ़ा रो रहा है और इस चीज़ पे रश करता है कि भाई हमें वो मियाँ नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान को रोशनियों की राहों पे गामजन करके गया था, हमें वो पुराना पाकिस्तान चाहिए। ये जाली, झूठा और निकम्मा पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान का नारा लगा के ये आए, ये इन हवारियों से हमारी जान छुड़ाई जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा कि पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको वहाँ पे वीज़ा नहीं मिल रहा, वो उनको वापस भेजा जा रहा है और डील्स की बातें भी हो रही हैं कि कोई डील के तहत आ रहे हैं। क्या वजह है कि वो वापसी क्योंकि मुतवक्के है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कब तक मियाँ साहब आने की तवक्को है, ये भी ज़रा बताइएगा। शाह साहब, मैं मियाँ साहब अपने वक्त पे आएंगे जब यहाँ की अदालतें जो हैं केसेस के डिसीजंस जब होंगे तो मियाँ साहब आके इन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेंगे। और जहाँ पे आपने कहा वापसी कोई डील के तहत या कोई ऐसी बात, मैं नहीं समझता कि जो इतना सख्त बयानियाँ पिछले साढ़े तीन साल से जो बयानियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी और अपने वर्कर्स के साथ जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है और किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी डील या उसके अलावा जो उनका बयानिया रहा कि जो आइनी इदारे हैं अपनी आइनी हद में रह के वो काम करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ये किसी डील की नज़र होंगे। बयानिया जो एक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अवाम में भी उसको पजीराई हासिल है और अवाम भी यही तवक्को करते हैं कि ये किसी डील के तहत कोई ऐसी वापसी नहीं होगी। मियाँ साहब अपने वक्त पे लौटेंगे और इंशाल्लाह आके अपने केसेस का सामना करेंगे और जो उनकी नाअहली है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर भी इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब ही होंगे। मैं आखिरी सवाल इसी वाले से आपसे पूछूंगा, जो बयानिया रहा मियाँ नवाज शरीफ साहब का और उनकी साहबजादी मुहतरमा का, तो ये तासर देने की कोशिश की कि वो बयानिया उनका हार गया, बहुत भरपूर तरीके से कोशिश की गई। आप समझते हैं कि वो वक्त आ चुका है कि उनका बयानिया आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो रास्ता हमवार हो चुका है उनका दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो इसलिए वापसी को आ रहे हैं? शाह साहब, अगर बयानिया कमज़ोर हुआ होता और बयानिया अगर फ़ेल हुआ होता तो लाहौर NA 133 में ये रिज़ल्ट ना मिलता। अगर बयानिया फ़ेल हुआ होता और बयानिया को पजीराई ना मिली होती तो डस्का NA 75 में ये हाल ना हुआ होता। अगर बयानिया कमज़ोर हुआ होता तो खानेवाल में मुखालिफ PTI पार्टी जो है उसका ये हाल ना होता। अगर बयानिया कमज़ोर होता तो कंटोनमेंट बोर्ड की जो इलेक्शंस हैं वो आप दूर क्यों जाते हैं, आप अपने घर में ही देख लें कि टेक्सलावा में जो हाल PTI के कैंडिडेट्स और PTI का हुआ, तो ये बयानिया अगर कमज़ोर होता तो ये हाल PTI का ना होता। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अभी बाई इलेक्शंस हुए और आपने देखे थ्रू आउट ये पिछले 3.5 साल हिस्ट्री में, और जो इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के हुए और जो होने जा रहे हैं, इसमें इफ़ एनीथिंग बयानिया मजबूत से मजबूत तर हुआ है। इस बयानिए में कोई खलल नहीं आया। अगर डील की बात होती तो डील, आप भी चैम गोइयाँ सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, फिर मियाँ साहब के साथ डील की कोशिश की गई, लेकिन आगे से जवाब इनकारी ही आता है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल स्टैंस ले लिया है उन्होंने। उनका एक स्टैंड है कि जो आइनी हदूद, जो दायरा कार जिसमें जो आइनी इदारे हैं वो अपनी हद में, आइनी जो हदूद, जो लिमिटेशन है उसमें रह के काम करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स यही है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी अपनी आइनी हदूद और आइनी हद में रह के जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको वो सर अंजाम दें। तो इसी बात जो आपने बात की उसका मैं जवाब देते हुए कि मियाँ साहब का बयानिया कमज़ोर नहीं हुआ और इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब का बयानिया कमज़ोर होगा। इफ़ एनीथिंग वो और ज़्यादा मजबूत होगा। EVM की मशीन के हवाले से हुकूमत की कोशिश में है कि आइंदा इलेक्शन EVM से हों। क्या जो बाकी जमातें हैं बशमूल मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट करेंगे, और क्या समझते हैं कितना टाइम हुकूमत के पास है कि ये जो EVM मशीन है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इतने टाइम में और इसके ऊपर वोटिंग कराई जा सकती है? शाह साहब, इलेक्शन कमीशन पहले ही हाथ उठा चुकी है, बल्कि खड़े हो गए हैं वो। उन्होंने कहा कि जी हम EVM के थ्रू कोई भी इलेक्शन हम नहीं करा सकते। स्पेसिफिकली
इस 1.5 साला या सवा साला जो टाइम पीरियड रह गया इसमें, क्योंकि ईवीएम के थ्रू अगर जब इलेक्शन आपका होना है तो उसमें 180 अरब रुपए लागत है उसकी, ईवीएम मशीन्स और बाकी स्टाफ की ट्रेनिंग और बाकी उसके साथ काफ़ी मामलात रिलेटेड हैं और उसके साथ जुड़े में हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, ईवीएम के साथ पूरे पाकिस्तान में आपका इलेक्शन कमीशन जो कि एक ज़िम्मेदार इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाथ ऊपर उठा चुका है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के थ्रू हम कोई इलेक्शन नहीं करा सकते पाकिस्तान में, और ईवीएम के थ्रू अगेन क्योंकि उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है 218 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के तहत के उन्होंने फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, फ्री फ्रॉम ऑल द करप्ट प्रैक्टिसेस और बाकी जितनी भी जो RTS RMS सिस्टम में जो ख़राबी आ जाती है जो कि 2018 के इलेक्शन में हमने देखी। तो ये वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह RTS और RMS सिस्टम में फेल हो गया तो EVM भी, हम जर्मनी जैसा मुल्क आपको कह रहा है कि हम नहीं करा सकते, वो अपने मुल्क में जर्मनी ने नहीं कराए EVM के थ्रू। तो पाकिस्तान तो अभी डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान जो इतने कर्जे जो इस हुकूमत ने ले लिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इतने जो कर्जे बाकी डिफर्ड पेमेंट प्लान्स पे सऊदी अरब से ले लिए हमने, बाकी कोई जगह मेरे ख्याल से कशकोर लेके जाने से हमने छोड़ी नहीं। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए तो 180 रुपए की जो लागत है जो EVM के थ्रू होनी है, और ना सिर्फ बात इस चीज़ पे नहीं ख़त्म हो जाती कि ये EVM मशीन्स की ये कॉस्ट है या EVM के थ्रू इलेक्शन कराने की ये कॉस्ट है, ये बात उससे कहीं आगे है कि आपको अपने स्टाफ को वो ट्रेनिंग देनी है। इलेक्शन जो स्टाफ होगा, अवाम को आपने अवेयरनेस देनी है कि वो EVM मशीनों का किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैं नहीं समझता कि अगले 10 साल तक भी ये EVM मशीन्स का कोई जो है इस्तेमाल पाकिस्तान में हो। अलबत्ता मैंने जो ख़बर सुनी वो इस्लामाबाद के जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो सोच रहे हैं कि EVM के थ्रू एज ए टेस्टर केस और केस इन पॉइंट उसको जो है वो रख के एज ए प्रैक्टिस उसको करवाएं। महंगाई के हवाले से बताइएगा कि अवाम तंग है इस वक्त और अपोजिशन जमातें भी अब उस अंदाज में बात करती नज़र नहीं आती, लोग भी एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं इस महंगाई को। क्या लगता है कि महंगाई कम कर पाएगी PTI गवर्नमेंट? क्योंकि पब्लिक में अब ये बात है कि जैसे मुआहदे हो चुके हैं, मुश्किल लगता है ये चीज़ें। आपको क्या लगता है क्या PTI गवर्नमेंट अपनी इमेज बेहतर करने के लिए जो आइंदा उनके पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसमें वो महंगाई के जिन को काबू पर कर पाएंगे? देखिए, महंगाई का जिन एक तरह से काबू होगा कि ये एक फिर जो इन्फ्लेशन का सफ़र जो उन्होंने जारी रखा पिछले 3 साल से, और महंगाई का सफ़र जो जारी रखा है, और ये पेट्रोल उसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि पेट्रोल 140 रुपए पे लेके जाके 144 पे लेके जाके 140 पे वापस ले आए, तो ये आवाम को इतना रिलीफ ज़रूर दे सकते हैं कि कहाँ पेट्रोल 60 रुपए का होता था और आज 141 पे चला गया और उसको 146 पे ले गए और फिर 4 रुपये 5 रुपये कम करके, ये आवाम को रिलीफ, अगर इस तरह का रिलीफ देना है तो इस तरह की वो प्राइसेस कम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन असल हकीकी मानों में जो आवाम, जो कि अगर एक चीज़ की कीमत थी 10 रुपये तो उसको अगर 50 रुपये पे ले गए हैं तो उसको वापस 10 रुपये पे नहीं लेके आ सकती PTI। और यही वादा मैं भी आपसे कहूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आपको वादा करे और कहे कि हम 10 रुपये पे वापस लेके आएंगे तो ये इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसको जिस कीमत पे ले गए हैं उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए और उसको उसी प्राइस पे स्टैग्नेंट रखा जाए, उसी कीमत पे बरकरार रखा जाए और उसको उसकी कीमत और बढ़ने से रोका जाए। ये PMLN ज़रूर कर सकती है, लेकिन PTI जो है वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये है, जो एक उनकी मईशी पॉलिसी है मईशत की, तो उस पर कीमतें बढ़ी हैं। तमाम तर चीज़ें, चाहे वो अशियाए खुर्द-व-नोश हों, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, पहनने की चीज़ें हों, गाड़ियों की कीमतें हों, बाकी जो चीज़ें हैं जो हर इंसान को जिनकी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं। मैं नहीं समझता कि ये कीमतें वापस आएँ। और अगर PTI, क्योंकि ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा था अकाउंटेबिलिटी का कि हम जो है एहतसाब लेके आएंगे और एहतसाब करेंगे, उसमें भी अपने जो मैनिफेस्टो और जो इनका एजेंडा था उसमें भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं।
1 रुपया तक जो है बाहर से जो ये कहते थे कि हम इससे पैसे लेंगे, हम इससे जो है हम यहाँ से वो स्विस बैंकों से डॉलर्स लेके आएंगे और बाकी तमाम चीज़ें, तो 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अलग परेशान है, यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तानी हैं वो अलग परेशान है। तो इस परेशानी के आलम में सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो देखता हूँ वो एक नए इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट के साथ जो है अवाम अपने फ़ैसले का इस्तेमाल करते हुए, अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन पार्टी जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव्ड है कि वो अवाम के साथ, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ साहब ने वादा किया कि मैं 5 साल में बिजली का जो बुरहान है उसको मैं ख़त्म करूँगा, वो 3 साल में ख़त्म किया। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अब पिछले 3.5 साल में देख रहे हैं कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड में तो कोई तब्दीली नहीं आई जी। और समझता हूँ मैं कि ये ना आगे कोई तब्दीली आने वाली है। तो इफ़ एनीथिंग इसी पार्टी के लोग तब्दील हो के दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर उनकी वो कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा अवाम का जो फ़ैसला है, अवाम की जो राय है, अवाम की जो वोट है, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और तरक्की के साथ है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, आप सुन रहे थे बैरिस्टर अकील मलिक को। आज बहुत से अहम इश्यूज़ पे इनसे बात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।